हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग दृष्टि पब्लिकेशन की बुक भारतीय इतिहास के प्रश्नों को चैप्टर वाइज कवर कर रहे थे। इसके पहले की वीडियो हम क्लास 6 के प्रश्नों को कर चुके हैं, तो आज की इस वीडियो हम क्लास 7 के हिस्ट्री के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हिस्ट्री की पुस्तक का नाम है आपका हमारे अतीत सेकेंड। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 7 पहला चैप्टर, इसमें हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इससे प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मध्यकाल में विदेशी शब्द प्रयुक्त होता था। मध्यकाल में विदेशी शब्द प्रयुक्त होता था। पहला है, गांव में आने वाला कोई भी व्यक्ति जो अनजान हो। दूसरा है, एक ही गांव में अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे के लिए यह शब्द प्रयुक्त करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, केवल एक सही है। यानी गांव में आने वाला कोई भी अनजान जो होता था उसे क्या कहा जाता था? विदेशी कहा जाता था। मध्यकाल में किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। इसी व्यक्ति को हिंदी में परदेशी एवं फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। किंतु एक ही गाँव के रहने वाले दो किसान अलग अलग धर्म या जात से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं थे। अगला प्रश्न, मध्यकाल में समाज के अंदर एक नए वर्ग का विकास हुआ। किसका? राजपूत का। निम्नलिखित में से कौन से समूह उस वर्ग में शामिल थे? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। उसमें सामंत शामिल थे, सेनापति शामिल थे और सैनिक भी शामिल थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, मध्यकाल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उसमें आपका राजपूत थे। राजपूत का अर्थ होता है आपका राजा का पुत्र से निकला है ये। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेवारत थे। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में राहट का प्रयोग आपने सुना होगा। राहट का नाम तो इस किस कार्य के लिए? तो आपका ये सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिनहाज ए सिराज ने जब पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका आशय अविभाजित भारत में स्थित क्षेत्रों से था। ये आपका गलत है। दूसरा करा, बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। ये आपका सही है। आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल आपका 2 सही है, पहला आपका गलत है। ठीक है, देखिए 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली सल्तनत के अधिकार क्षेत्र में आते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नस्तलिक लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी जबकि सिक्कस्त लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। ये आपका सही है। नस्तलिक लिपि कौन सी? तो दाएं से बाएं, और सिक्कस्त लिपि बाएं से दाईं ओर। ये सही है। फारसी अरबी के जानकारों के लिए नस्तलिपि को पढ़ना आसान नहीं था। ये गलत है, आसान था। ठीक है, आसान था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, केवल आपका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा चैप्टर आपका नए राजा और उनके राज्य। इससे पहला प्रश्न देखते हैं। दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे? इंपॉर्टेंट है। दक्कन के राष्ट्रकूट किसके सामंत? आपका ऑप्शन ए, कर्नाटक के चालुक्य के सामंत थे दक्कन के राष्ट्रकूट। दक्कन के राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्यों के सामंत थे। 8वीं सदी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रधान दंतदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हृदय गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। किसने? दंतदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंतदुर्ग ने की थी। और अपनी राजधानी क्या बनाई थी? मान्यखेत को राजधानी बनाई थी, मान्यखेत को। अगला प्रश्न, चोल काल में विट्टी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? इंपॉर्टेंट है। चोल काल में विट्टी शब्द किसके लिए? तो आपका ऑप्शन बी, कर जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था उसे क्या कहा जाता था? विट्टी कहा जाता था। क्या था? विट्टी कर था, और ये जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, विट्टी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एलोरा की गुफा 15 के भित्त चित्र जिसमें भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया, किस काल की कृति है? एलोरा की गुफा 15 जो है
ये आपका किस काल की कृति है? तो आपका राष्ट्रकूट काल की। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा किया गया था, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ये गुफाएं अपने निर्माण काल की धार्मिक सौहार्द को दर्शाती हैं। तो राष्ट्रकूटों ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, कल्हड़ की रचना के द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास का पता चलता है? ये इंपॉर्टेंट है। कल्हड़ की रचना के द्वारा कौन सा? तो आपका कश्मीर के राजाओं के द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल्हड़ की रचना कौन सी? आपका राजतरंगड़ी। राजतरंगड़ी में आपका कश्मीर का इतिहास मिलता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट एवं पाल वंश के शासकों के बीच चली लंबी लड़ाई की चर्चा प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की जाती है। सदियों तक चली या इस लड़ाई का कारण क्या था? देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इसमें कौन कौन शामिल था पूछा जाता है? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। और यह है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कन्नौज पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछा जाता है, जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें आपका गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश इसमें शामिल थे। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के गजनी प्रांत के सुल्तान महमूद गजनी अपनी भारत विजय के दौरान जीते हुए लोगों एवं प्रांतों के बारे में जानना चाहता था। इस काम के लिए वह किस विद्वान को अपने साथ लाया था? कह रहा महमूद गजनवी जो है अपने साथ किसको लाया था? तो आपका ऑप्शन बी अल बरूनी को लाया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसकी रचना कौन सी है? देखिए, अरबी भाषा में लिखी गई कृति किताब उल हिंद। देखिए, किताब उल हिंद जो है किसकी रचना है? तो आपका जो है अल बरूनी की रचना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, चोल किसके सामंत थे? चोल जो है किसके सामंत? ये आपका पल्लव के सामंत थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। पल्लव के सामंत थे कौन थे? आपका चोल। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि राष्ट्रकूट जो है किसके सामंत थे? तो आपका ये चालुक्य के सामंत थे। और चोल किसके सामंत थे? तो आपका पल्लव के सामंत थे। ठीक। चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक अपने साम्राज्य के विस्तार एवं सुरक्षा के लिए एक विशाल नौसेना का निर्माण किया था तथा बंगाल की खाड़ी को चोल झील के रूप में परिवर्तित किया था। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, चोल वंश की स्थापना किसने की थी? तो विजयालय ने की थी। अगला प्रश्न है, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तंजावुर में कौन सा आपका बृहदेश्वर मंदिर, इसका निर्माण किसने? तो आपका ऑप्शन सी राजराज प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, तमिलनाडु के पूर्वी तट पर कावेरी नदी के उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र में तंजौर नामक शहर पर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज ने करवाया था। यह मंदिर वास्तुकला एवं शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। अगला प्रश्न है, गंगई कोंड चोलपुरम की स्थापना निम्नलिखित में किस चोल शासक के द्वारा की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। गंगई कोंड चोलपुरम की स्थापना किसके द्वारा? तो आपका ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गंगई कोंड चोलपुरम वंश के प्रतापी राजा चोल वंश के प्रतापी राजा राजेंद्र प्रथम की राजधानी थी। जब उसकी सेना ने कलिंग पार करते हुए दक्षिण कौशल बंगाल और मगध होते हुए गंगा तक के क्षेत्रों को विजित किया, तब इन विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगे कोड की उपाधि धारण की थी और गंगई कोड चोलपुरम यानी गंगा विजयी चोल का नगर की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। गंगई कोंड चोलपुरम की स्थापना किसने? तो आपका राजेंद्र प्रथम ने। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका, व्यापारियों के संघ को चोल काल में नगरम कहते थे तथा ये शहर के अंदर प्रशासनिक कार्य भी करते थे। ये सही है। चोल काल के स्थानीय स्वशासन की जानकारी उत्तर मेरु अभिलेख से प्राप्त होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चोल काल जो है स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है और इसकी जानकारी उत्तर मेरु अभिलेख से प्राप्त होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, चोलकालीन निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, चोलकालीन मंदिर आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। सही है। दूसरा आपका, मंदिर के साथ जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। ये भी सही है। चोल कांस्य प्रतिमा संसार के सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ये भी आपका सही है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
उपयुक्त में आपका सभी सही है। अगला प्रश्न है आपका, चोल काल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चोल काल में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था। चोल काल में किसानों को बस्तियों को क्या कहा जाता था? उर कहा जाता था। ये आपका सही है, जो सिंचित खेती के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी। दूसरा, गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था तथा नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य करते थे। ये भी आपका सही है, गांव के समूह को नाडू कहा जाता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। अगला प्रश्न है, भूमि के प्रकार दिया और विशेषता दिया, करा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है कौन सा? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 4 और 5, यानी कौन सा? पल्ली चंदम और तिरुन मटुकन्नी, ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी आपका विलन बगई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, आपका वेलन बगई, और का ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेव। शाला भोग, आपका विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि को शाला भोग। ये इंपॉर्टेंट है, भूमि के प्रकार है, ठीक है। चौथा और आपका पांचवा सुमेलित नहीं है, क्योंकि पल्ली चंदम जैन संस्थाओं को जो दान में भूमि दी गई थी उसे कहा जाता था, तथा देवदान तिरुन मटुकन्नी मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को कहा जाता था। क्या? देवदान और तिरुन मटुकन्नी जो मंदिरों को भूमि दी जाती थी उपहार में, उसे कहा जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजवंश ने भूमि भूस्वामियों को मुविंद वेलम और अरइयार जैसे उपाधियां प्रदान की? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बना है बीपीएससी के द्वारा, तो आपका ऑप्शन ए चोल आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, वेलाल जात के धनी किसानों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंद वेलम और अरइयार यानी प्रधान जैसे उपाधियां दी, और उन्हें केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण राजकीय पद भी सौंपे थे। केंद्र में जो है उन्हें महत्वपूर्ण राजकीय पद भी सौंपे थे। अगला आपका चैप्टर दिल्ली के सुल्तान, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिल्ली सल्तनत के शासकों के वंश को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये तो प्रश्न बनता ही है, तो यह आ जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां देख लेते हैं हम। पहला आपका जगह तुर्की शासक 1206 से 1290। उसके बाद आपका तुर्की शासक मतलब कौन सा? आपका गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश। उसके बाद आपका खिलजी वंश 1290 से 1230, सबसे कम समय तक इसने शासन किया था, पूछा जाता है। दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम खिलजी वंश। उसके बाद आपका तुगलक वंश जो है ये आपका सर्वाधिक किया था शासन, दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक शासन कौन? तुगलक वंश। उसके बाद आपका सैयद वंश, और उसके बाद कौन सा आपका आता है? लोधी वंश आता है। अगला है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर, ये प्रश्न बना है, कई बार पीसीएस में भी प्रश्न बना है, आईएएस में भी प्रश्न बन चुका है। ये गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? ये आपका ऑप्शन सी रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किले बंद शहर को क्या कहा जाता था? गैरिसन शहर कहा जाता था। रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किले, जो किले बंद शहर को क्या कहा जाता था? गैरिसन शहर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने अपना सैन्य अभियान मालवा के मांडू से लेकर देवगिरी, द्वार समुद्र तथा मदुरई एवं तंजावुर जैसे सुदूर दक्षिण भारत के राज्यों तक को विजित किया? तो यह कौन सा था आपका? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, मक्का की ओर दिशा को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे किबला कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में दिया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे आपके लिए वीडियो को हम ला पाते हैं। देखिए, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, मक्का की ओर दिशा को क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है। मस्जिद के किबला के आखिरी सिरों को मुशमुरा कहते हैं, और मस्जिद के आंगन को शहन कहा जाता है, ठीक है। और मस्जिद के खंभों वाली कक्षा को क्या जाता है? उसे लिवान कहा जाता है। ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बंदगाह शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? बंदगाह जो है किसके लिए? आपका गुलाम के लिए। ऑप्शन बी बंदगान, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा, भिन्न भिन्न आकार वाले इलाके एकता कहलाते थे, सही है आपका।
इन एकताओं को संभालने वाले अधिकारी अमीर कहलाते। ये आपका गलत है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो अधिकारी थे उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें इक्तादार या मुक्ति कहा जाता था। ये ध्यान रखिएगा, इक्तादार या मुक्ति कहा जाता था। अगला प्रश्न है आपका, कथन दिया और कारण दिया। कथन दिया आपका, मुक्ति लोगों को इक्ता थोड़े समय के लिए ही दिया जाता था। मुक्ति लोगों को इक्ता थोड़े समय के लिए दिया जाता था। कारण दिया ताकि मुक्तियों पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण रखा जा सके एवं उनका पद वंश एवं परंपरा से न चले। तो ये आपका दोनों सही है, इसी वजह से उनके थोड़े समय के लिए दिया जाता था। ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी करता है आपका। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे। दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या, उसे खराज कहा जाता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। देखिए खराज कृषि पर लगने वाला कर होता था जो कि उत्पादन का 50% होता था खराज। खुम्स क्या होता था, खुम्स लूट का धन होता था जो सैनिकों एवं राजकोष के बीच बांटा जाता था, क्या, खुम्स। जकात क्या होता था, जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला ये क्या था, धार्मिक कर था, केवल संपन्न वर्ग से लिया जाता था जकात। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत के बारे में यहाँ पे फिर पूछ रहा है, मोहम्मद तुगलक अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने टोकन यानी सांकेतिक मुद्रा चलाई। सभी ने पढ़ा होगा, सही है। मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाए गए सांकेतिक मुद्रा धातु के बने होते थे लेकिन सोने एवं चांदी को के ना होकर वो सस्ती धातु के थे। ये भी सही है आपका। मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर रहा है यहाँ पे, सांकेतिक मुद्रा चलाए थे और ये सोने और चांदी के नहीं होकर बल्कि सस्ती धातु के थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनवाया था। वह किस जगह पर था। सीरी जो है कहा किस जगह पे, आपका दिल्ली में था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण की नीति को किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया था। सभी को पता होगा बाजार नियंत्रण नीति किसने, तो आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए। दूसरा कह रहा है आपका, यह आपका सही है, अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को एकता की जगह नगद वेतन देना तय किया। यह भी आपका सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 आपका सही है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की नीति सैन्य हितों से परिचालित थी। दूसरा आपका कह रहा है आपका, सैनिक अपनी आवश्यकता की वस्तुओं दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीजों की कीमतें बढ़ा देंगे। तो ये आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है और आर सही की एक ही सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है, रुद्रमा देवी किस वंश की शासिका थी। इंपॉर्टेंट है, रुद्रमा देवी जो है किस वंश की शासिका थी। देखिए ये सीटेट में प्रश्न बना था। ठीक है, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप आईएएस की कर रहे हैं, चाहे आप बिहार दरोगा कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। रुद्रमा देवी किस वंश की शासिका थी। ये आपका जो है ऑप्शन है काकतीय वंश की शासिका थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। काकतीय वंश की शासिका कौन थी, रुद्रमा देवी थी। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में रानी दिद्दा किस क्षेत्र की शासिका थी। मध्यकाल में रानी दिद्दा जो है किस क्षेत्र की, तो आपका ये कश्मीर की थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। रानी दिद्दा कश्मीर की महिला शासक थी। उनका नाम दीदी यानी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया था। देखिए चैप्टर 4 है आपका मुगल साम्राज्य। प्रश्न देखते हैं, मुगलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मुगल 2 महान शासकों के वंशज थे। दूसरा सही बात है ये, मुगल माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान के वंशज थे तथा पिता की ओर से आपका ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। ये भी आपका सही है। माता की ओर से मंगोल शासक जो है चंगेज खान के वंशज थे और पिता की ओर से कौन, तो आपका तुर्की शासक जो है तैमूर के वंशज थे। ये भी आपका सही है। लेकिन देखिए प्रश्न में आपका पूछ रहा कौन सा कथन असत्य है, इसको जरूर पढ़िएगा आप लोग। असत्य पूछ रहे नहीं, गलत, ऑप्शन डी। ये इसमें कोई गलत नहीं है, दोनों सही है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए फिर जो है असत्य पूछ रहा है यानी गलत पूछ रहा है। मुगल अपने को मंगोल कहना पसंद करते थे।
देखिए मंगोल कहलाना नहीं पसंद करते थे, यही आपका सही हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। दूसरा है मुगलों ने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया, ये आपका सही है, ये आपका गलत है। और पहला गलत है, दूसरा सही। प्रत्येक मुगल शासक के तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया, प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र, ये भी आपका सही है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुए पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने कौन से क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाया? 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का युद्ध हुआ था। किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो कह रहा है उसके बाद कौन सा? तो आपका ऑप्शन बी, दिल्ली व आगरा के क्षेत्र पर अपना कब्जा किया था बाबर ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी 3 और 4। 3 और में क्या है? 3 और 4 में चंदेरी का युद्ध बाबर और राजपूतों के बीच हुआ था 1528 में। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में हुआ था, बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का युद्ध आपका 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच में। ये उल्टा दिया है, इन दोनों का हो जाएगा, बाकी दोनों सुमेलित है। ये आपका 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है अकबर के सैन्य अभियान के क्रम में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अकबर के सैन्य अभियान के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। पहला कर आपका 1568 में सिसौदियों की राजधानी चित्तौड़ पर कब्जा किया, सही है। दूसरा करा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अभियान में के क्रम में सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया और कश्मीर को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया, ये भी आपका सही है। तीसरा करा अकबर ने अपने सैन्य अभियान के द्वारा पूर्व में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा तक के क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य का अंग बनाया, ये भी आपका सही है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाए। दोस्तों अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो आप लोग स्पीड को कम कर सकते हैं, टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में करवा रहा हूँ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला करा आपका राजकुमार सलीम यानी जहांगीर की माँ कौन थी? करा की जोधा भाई, सही है। दूसरा करा अकबर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण उसकी सत्ता लड़खड़ाई, ये भी आपका सही है। तीसरा अकबर ने अपने शासनकाल में कभी भी दक्कन का अभियान नहीं किया, ये आपका गलत है। सही पूछ रहा है इसमें ऑप्शन सी, दोनों सही है, 1 और 2, तीसरा गलत है। अगला प्रश्न है खुर्रम किसका बेटा था? खुर्रम जो है किसका बेटा था? 1 मिनट, खुर्रम आपका जहांगीर का बेटा था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया, जहांगीर का। राजकुमार खुर्रम जहांगीर का बेटा था जो बाद में शाहजहां कहलाया। ठीक है, अगला प्रश्न है शाहजहां को अंतिम दिनों में किस जगह पर कैद किया गया था? शाहजहां को अंतिम दिनों पर किस जो है जगह पर कैद किया गया था? तो आगरा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शाहजहां जब बीमार हुआ तब उसने दारा शिकोह को शासक नियुक्त किया और कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यही शासन का संचालन करेगा। बाद में उसे प्रत्यक्ष रूप से उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया गया, यद्यपि यह घोषणा विधिवत रूप से नहीं हुई। इस कारण से शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की क्या हुई? विजय हुई और उसने दारा शिकोह समेत अपने तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। किसने? औरंगजेब ने अंतिम समय में शाहजहां को आगरा के किले में क्या किया था? कैद किया था। अगला प्रश्न है आपका औरंगजेब के किस पुत्र ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला? तो आपका अकबर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। औरंगजेब के किस पुत्र ने औरंगजेब के विरोध किया, उसमें उसने मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला? तो अकबर है। देखिए औरंगजेब के पुत्र अकबर, ये वो अकबर नहीं है, अकबर दूसरी बात कर रहा है, ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था जिसमें उसको मराठों एवं दक्कन दोनों सल्तनतों से सैन्य सहायता मिली। यह सबसे बड़ा कारण था जिसके बाद औरंगजेब की राजपूतों के विरुद्ध स्थिति काफी कमजोर पड़ गई थी। अगला प्रश्न है दक्षिण के किन 2 राज्यों को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था? दक्षिण के किन 2 राज्यों को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था? तो आपका बीजापुर हो जाएगा और गोलकुंडा हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है औरंगजेब की सेना के विरुद्ध किसने छापामार पद्धति शुरू किया? औरंगजेब की सेना के विरुद्ध किसने छापामार पद्धति शुरू किया था? तो आपका ऑप्शन डी, मराठा शासक शिवाजी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका, मुगल उत्तराधिकार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुगल उत्तराधिकार के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। पहला है, मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र ही पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। ये गलत है। दूसरा कह रहा है, उत्तराधिकार में सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। उत्तराधिकार में सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा अपनाते थे मुगल। ये आपका सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत सहदायाद की मुगल एवं तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कह रहा है, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। ये आपका सही है। दूसरा है, मनसबदारों की नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर की जाती थी। ये गलत है। तीसरा आपका, मनसब अपना वेतन राजस्व एकत्र करने वाली भूमि से कर पाते थे। ये सही है आपका, ऑप्शन सी 1 और 3। ठीक है, मनसबदार की शुरुआत किसने की थी? मनसबदारी प्रणाली की तो अकबर ने किया था। मनसब का अर्थ होता है पद। अगला प्रश्न है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, मनसबदारी मुगल के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। दूसरा आपका, सवार पद की संख्या जितनी अधिक होती थी, प्रतिष्ठा एवं वेतन भी उतना ही अधिक होता था। तीसरा आपका, जात पद के द्वारा मनसबदारों के रखे जाने वाले घोड़ों एवं घुड़सवारों की संख्या तय होती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल एक आपका जो है इसमें सत्य है, ऑप्शन ए इसमें आपका सत्य है। देखिए, कथन 2 और 3 असत्य है। पद एवं वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा क्या होती थी? उतनी बढ़ जाती थी, तथा वेतन भी उतना अधिक होता था। सवार पद के द्वारा मनसबदारों के द्वारा रखे जाने वाले घोड़े एवं घुड़सवारी की संख्या तय होती थी। सवार ध्यान रखिएगा और जात ध्यान रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। मनसबदारी व्यवस्था के बारे में कह रहा है, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में कर पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। ये आपका बात सही है। मनसबदार इक्ताओं की तरह ही अपनी जागीर पर आश्रित रहते थे एवं उन पर प्रशासन करते थे। तो यह गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन ए केवल एक आपका सही है। देखिए, मनसबदार इक्ताओं की तरह अपनी जागीरों पर आश्रित नहीं रहते थे, ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्र करने का क्या अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्र करते थे, जबकि वे स्वयं किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अगला प्रश्न है, कथन दिया और कारण दिया। कथन दिया आपका, अकबर ने अपने शासन में जागीरों का बड़ी सावधानी पूर्वक आकलन किया। तो कारण दिया है, ताकि इन जागीरों का राजस्व मनसबदारों के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए और आर दोनों सही, और ए आर की सही की व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है आपका, कथन और कारण फिर दिया है। 1 मिनट, ठीक है। एक में इसका हो जाएगा 16 का क्या हो जाएगा? 16 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका दोनों सही है। ठीक है, 16 का हो जाएगा। उसके बाद 17 आते हैं। 17 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औरंगजेब के शासनकाल में जागीरों से प्राप्त होने वाला राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था। औरंगजेब के शासनकाल में जागीरों से प्राप्त होने वाला राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था। दूसरा कह रहा है, औरंगजेब के शासनकाल में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन में कमी हुई तथा मिलने वाले राजस्व में भी गिरावट हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, औरंगजेब के शासनकाल में जागीरों से प्राप्त होने वाला राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था, जिसका कारण मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती थी। इस कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले लंबा इंतजार करना पड़ता था तथा जागीरों की संख्या में भी कमी हो गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है आपका, मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? मुगल काल में जमींदार, मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो जमींदार आपका किसी ग्राम के मुखिया के लिए जो राजस्व एकत्रित करता था, सही है। किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदारों के लिए जो राजस्व संग्रह करते थे, ये भी सही है। ये दोनों के लिए किया जाता था जमींदार, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न, मुगल काल में जब्त शब्द किस ओर इंगित करता था? जब्त शब्द जो है किस ओर इंगित करता था? तो आपका ऑप्शन ए, राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को जब्त, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल के इतिहास से संबंधित विवरण निम्न में से किस पुस्तक में मिलता है? अकबर के शासनकाल का इतिहास पूछ रहा है, किस में मिलता है? का आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अकबरनामा में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबरनामा किसकी रचना है? तो आपका ये अबुल फजल की रचना है। किसकी है? अबुल फजल की रचना है। अगला प्रश्न है, मिलान करना है, सूची 1 दिया और सूची 2 दिया है, और एक तरफ जो है विभाग दिया और पदाधिकारी दिया है दूसरी तरफ। तो इसको देखते हैं। बात करें अगर हम प्रांतों के प्रशासक, तो प्रांतों के प्रशासक हो जाएगा आपका, इसका 3 हो जाएगा। प्रांतों के प्रशासक आपका कौन सा? सूबेदार हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन बी होगा। प्रांतों के प्रशासक आपका सूबेदार। उसके बाद प्रांतों के वित्तीय अधिकारी, प्रांतों के वित्तीय अधिकारी क्या? दीवान। और धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री कौन? तो आपका हो जाएगा सदर। और सेना नायक क्या हो जाएगा आपका? सेना नायक हो जाएगा आपका डी का दूसरा फौजदार हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर ने इबादत खाने में विभिन्न धार्मिक गुरुओं के साथ धर्मों के मसलों पर चर्चा शुरू की। ये आपका क्या है? सही है। इबादत खाने की स्थापना किसने की थी? अकबर ने किया था 1582 ईस्वी में। इबादत खाने में चर्चाओं के दौरान अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मत अंधता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। ये भी आपका सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। अगला प्रश्न है आपका, अकबर के सुलह ए कुल, अकबर के सुलह ए कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद किसने की? तो अबुल फजल ने किया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेर शाह ने निम्न में से किन युद्धों में हुमायूं को पराजित किया? शेर शाह ने किन युद्धों में? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी चौसा का युद्ध, और किसमें? बिलग्राम का युद्ध, यानी कन्नौज का युद्ध, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। और बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 में हुआ था। अगला प्रश्न, शेर शाह सूरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, शेर शाह सूरी ने प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी के तरीकों को अपनाकर अपने साम्राज्य को मजबूत बनाया। तो इसका दूसरा कह रहा, मुगल सम्राट अकबर ने शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था से कुछ तत्वों को अपनाया। तो ये आपका सही है, दोनों, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका अध्याय आपका शासक और इमारतें। शासक और इमारतों से प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किन 2 शासकों द्वारा करवाया गया था? कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसे पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार की नींव किसने? तो आपका ऐबक ने। किसकी याद में? तो आपका ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे, ठीक है, की याद में करवाया था इसने। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार में स्थित छज्जे के नीचे स्थित अभिलेख किस भाषा में लिखी? तो कुतुब मीनार के नीचे जो है स्थित छज्जे, जो अभिलेख है छज्जे पे, वो कौन सा? अरबी भाषा में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मध्यकाल में वास्तुकला के निर्माण से संबंधित अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली का प्रयोग किसके निर्माण में प्रयुक्त होता था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी के लिए, यानी मस्जिद के लिए, मंदिर के लिए और मकबरों के लिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 12वीं सदी के आसपास विशाल ढांचों यानी मंदिर, मस्जिद, भवन का निर्माण सरलता एवं तेजी से होने लगा। दूसरा आपका 12वीं सदी में निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिससे पत्थर के टुकड़े मिलने से कंक्रीट बनती थी। दोनों सही है, देखिए दोनों सही है और व्याख्या भी सही करता है, इसी वजह से मंदिर बनना शुरू हुए, विशाल मंदिर। अगला प्रश्न है, किस शासक ने दिल्ली एक कुहना यानी वर्तमान दिल्ली के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया? इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। तो ये आपका किसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद रखी थी? शाहजहानाबाद किसने रखी थी अपनी राजधानी? तो आपका किसने? शाहजहां ने। आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? सभी को पता होगा, ऑप्शन डी शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, मुगल स्थापत्य के अंतर्गत चारबाग शैली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चारबाग शैली के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। पहला करेगा, चारबाग बनाने की परंपरा हुमायूं के समय में शुरू हुई। दूसरा करा, चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण बागों को चारबाग कहा जाता है। और अगला है, कश्मीर में अवस्थित शालीमार बाग सीढ़ीदार चारबाग का एक उदाहरण है। देखिए इसमें कह रहा कौन सा कथन असत्य है, बार बार मैं कह रहा हूँ, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा आप। कौन सा कथन असत्य है इसमें? तो आपका हो जाएगा पहला असत्य है, ऑप्शन सी। दूसरा और तीसरा सही है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शाहजहां के शासनकाल में चिहित सुतन अथवा 40 खंभों का सभा भवन किसे कहते हैं? शाहजहां के शासनकाल में चिहित सुतन अथवा 40 खंभों का सभा भवन किसे कहा जाता था? तो ये आपका कहा जाता था ऑप्शन बी, दीवाने आम और दीवाने खास को कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना बनाई। दूसरा आपका, नदी तट बाग के अंतर्गत निर्माण कार्य नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। ये दोनों सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। अगला प्रश्न है, मुगलों के द्वारा वास्तुकला के क्षेत्र में छत निर्माण के लिए बंगला गुंबद तकनीक का प्रयोग किया गया। यह किस क्षेत्र की स्थानीय शैली है? ये आपका बंगाल की है, ऑप्शन सी। देखिए ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, ये सब प्रश्न जो है हम लोग क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, क्योंकि हम फैक्ट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, थ्योरी पे कम ध्यान देते हैं। ये सब आजकल ऐसे ही प्रश्न बनने लगे हैं। अगला प्रश्न है, मुगल वास्तुकला से संबंधित पित्रादुरा क्या है? पित्रादुरा क्या है? शैली थी आपका ऑप्शन सी, संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर को अलंकृत करने की तकनीकी कौन सी था? आपका पित्रादुरा शैली थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए। शाहजहां के जो सभा भवन थे करा विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। दूसरा आपका, बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी। ये भी सही है, आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई है, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फिस को बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम बस 5 चैप्टर के प्रश्न करेंगे। इसके आगे के वीडियो हम इसके आगे के चैप्टर को अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।